को फिक्र नहीं करना, याद नहीं करना आपने। तो ये बस एक अनइम्पॉर्टेंट सी बात है इसके अंदर, आज तक वैसे पूछी नहीं है आई कैम ने, ज़्यादातर इसी के अंदर खेलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं ताकि आप लोग ना थोड़ा हौसले में आए। आप लोगों की जो बुक्स है इसकी क्वेश्चन पे आए ज़रा, क्वेश्चन बैंक में। इसमें पेज नंबर 179 पे आए। हाँ जी, पेज नंबर 179। इसके अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 178 पे है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप लोगों की आपकी बुक में भी है, आपकी बुक में भी है, इसमें आए, इसी चैप्टर के एंड पे आए हैं। कौन से वाली? नहीं वो ऑथर चेंज है ना इसमें। दिखाएं, मैं आपको बता दूं कहाँ पे मिल गया कि नहीं मिला। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ें जरा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल गेन और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऑल्सो आइडेंटिफाई गिविंग रीजंस वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी फॉर द टैक्स पर्पस। क्या क्या बताना है? टैक्सेबल गेन बताना है, टैक्सेबल लॉस बताना है, गेन या लॉस वटएवर, ठीक है। और आपने रीजन बतानी है कि ये कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, ठीक है। पॉइंट 1, आशिक हैज 5000 शेयर्स इन रूमी प्राइवेट लिमिटेड RPL, ठीक है। नाम से क्या है? प्राइवेट। और हमने नाम पे जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना, हमने सिफात में जाना। अब आगे इसकी सिफात चेक करते हैं। 52% of the shares of RPL are held by Delta PLC, which is owned by the British government. Which is owned by the British government. अच्छा, क्या सिनेरियो बन गया? रूमी है RPL, इस RPL के अंदर शेयर्स एक्वायर किए इसको डेल्टा PLC, और ये डेल्टा PLC जो है ये 100% ओन, क्योंकि उसे ओन लिखा है ना, इट मींस 100% ओन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट। और RPL के कितने शेयर हैं डेल्टा के पास? 52%। और RPL का नाम है RPL प्राइवेट लिमिटेड। अब बताएं ये क्या है? RPL पब्लिक कंपनी है। कैसे? एक मिनट, कैसे पब्लिक कंपनी? पब्लिक है प्राइवेट? पहले आप बताएं किसके पास है? डेल्टा के पास है। फिर 50% से ज्यादा शेयर डेल्टा के पास हो तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी, है? पता नहीं क्या मतलब होता है, इतना पढ़ के नहीं आ रहे आप लोग? 3 दिन पुराना लेक्चर है, पढ़ा नहीं? क्या पढ़ा था? फॉरेन गवर्नमेंट के केस में क्या पढ़ा हुआ है कि 2 तरीके हैं। फॉरेन गवर्नमेंट या डायरेक्ट परचेजिंग करती है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट करती है तो फॉरेन गवर्नमेंट के कितने % शेयर होने चाहिए अगली कंपनी में? 50 या उससे ज्यादा। अगर डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट फॉरेन गवर्नमेंट आ रही है कि इनडायरेक्ट आ रही है? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के केस में क्या था कि वो किसी कंपनी को ओन करती हो
और उस कंपनी के 50 या उससे ज्यादा % शेयर हो तो फिर पब्लिक बनेगी। ऐसे ही है, लगी समझ कि नहीं लगी? लग गई समझ। हाँ जी आप बताएं, पब्लिक है प्राइवेट है? यार सारी पब्लिक यही जा रहे हैं। इसमें कोई एक छोटी सी बात है, अगर कोई बता दे मैं पूरे 50 रुपए दूंगा। ये किसने बोला? हाँ, डेल्टा फॉरेन कंपनी है। ये सवाल में कहाँ लिखा है? यार कर सकती है, पाकिस्तानी कंपनी बहुत अच्छा काम करती है और कहोगे यार ये ले लो। ये वैसे है पब्लिक कंपनी, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि फॉरेन गवर्नमेंट ने अगर फॉरेन कंपनी को 100% ओन किया हो तो इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि ये फॉरेन कंपनी है या नहीं है, तो वी आर अज्यूमिंग कि इट्स अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, इट्स अ फॉरेन कंपनी। तो ये वैसे इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच उसने डाला है। लगी समझ कि कहीं पे उसने ये नहीं बताया, वो भूल गया बताना कि ये फॉरेन 52% शेयर फॉरेन कंपनी ने किया कि नहीं। लेकिन वही वाली बात है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट का उसका 100% शेयर है तो ये भी फॉरेन कंपनी ही होगी। तो जनाब ये आ गई पब्लिक कंपनी। अब अगर पब्लिक कंपनी आ गई तो दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये सेक्शन 37 लगेगा, 37A लगेगा, यानी कि ये एनटीआर नहीं होगी, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर आएगी। आगे चलते। आशिक इनहेरिटेड दीज शेयर्स फ्रॉम हिज फादर। आशिक को ये शेयर्स मिले थे अपने वालिद साहब की तरफ से विरासत में ऑन 1 जनवरी 2004। 5000 शेयर्स की बात हो रही है। हिज फादर हैड परचेज्ड दीज शेयर्स ऑन 31 मई 2002 एट ए प्राइस ऑफ ₹250 पर शेयर। वालिद साहब ने 250 का एक शेयर खरीदा था 31 मई 2002 को। आशिक को कब ट्रांसफर हुआ? 2004 में। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस, जब वालिद साहब की वफात हुई तो विरासत में जब वो चीज ट्रांसफर हुई तो उस टाइम पे इन शेयर्स की कीमत क्या थी? 300 पर शेयर। ऑन 30 जून 2005 आशिक सोल्ड 2500 शेयर्स इन आरपीएल एट ए प्राइस ऑफ 325 पर शेयर। 300 का शेयर कितने में बेच दिया? 325 का बेच दिया 30 जून 2005 को। When the breakup value of the RPL was rupees, उसकी ब्रेकअप वैल्यू कितने की थी? 350 की। आसान सवाल है ना? आसान सवाल है ना? यार देखें आई के आप कितने आसान सवाल पूछते हैं। कितनी डेट्स आ गई इसमें? अगर मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखूं, ठीक है, अगर मैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लिखूं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, जबरदस्त, हिस्टोरिकल इवेंट्स की बुनियाद में। ठीक है, अगर मैं उस ऑर्डर में लिखूं तो सबसे पहले क्या हुआ है? वाले साहब ने परचेज किया था किस तारीख को? 31 31 जुलाई। कौन कह रहा था? 31 मई 2002 को वालिद साहब ने खरीदे। एक तारीख तो ये आ गई। दूसरी तारीख क्या क्रोनोलॉजी में? इसको क्या हुआ था? ट्रांसफर 1 जनवरी 2004। तीसरी तारीख क्या है? 30 जून 2005। ठीक है, ये इसकी क्रोनोलॉजी आ गई। अच्छा, अब हुआ क्या है?
31 मई को फादर ने खरीदे कितने के? 250 पर शेयर। 250 का एक शेयर खरीदा फादर ने। फादर बॉट शेयर, फादर बाय। और जब 1 जनवरी 2004 को इनहेरिटेंस में मिले, उनकी वैल्यू क्या थी? 300 की फेयर मार्केट वैल्यू थी शेयर्स की। कब? इनहेरिटेंस के टाइम पे। लिखना बाद में है, फोकस करना पहले। इनहेरिटेंस के टाइम पे। और 30 जून 2005 को क्या हुआ है? सोल्ड कर दिया। कितने का? 325 का। तो इसमें उसने शेयर्स सोल्ड। 2500 शेयर बेचा है, 5000 आया था, कितना बेचा था? 2500। तो गेन लॉस कितने पे कैलकुलेट होगा? 5 पे कि 2500 पे? 2500 पे। तो गेन लॉस निकालने का क्या तरीका है? कंसीडरेशन रिसीव्ड लेस कॉस्ट। कंसीडरेशन रिसीव्ड क्या पढ़ाई हुई है? जो चीज आ गई। कंसीडरेशन रिसीव्ड, एक मिनट ठहरे जरा, लेस कॉस्ट। हमने क्या पढ़ा है कि कंसीडरेशन रिसीव विल बी हायर ऑफ अमाउंट रिसीव्ड जिस पे बेचे हैं, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू यहां दी हुई है 350 फेयर मार्केट वैल्यू है। ये किसने कहा है? ब्रेकर वैल्यू फेयर मार्केट होती है। ब्रेकर वैल्यू फेयर मार्केट होती है, हैं? फेयर मार्केट होती है। कैसे? किसकी करंट प्राइस? शेयर की करंट प्राइस। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की करंट प्राइस। पब्लिक तो टैक्स की नजर में है यार, वैसे तो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक तो टैक्स की नजर में है ना, वैसे तो प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी का शेयर जाके ले सकते हो मार्केट से। फिर तो 300 350 क्या निकला फिर? ब्रेकर वैल्यू। फेयर मार्केट कैसे हुई है? तो कहा क्यों था फिर फेयर मार्केट वैल्यू है? ये पता नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ये प्राइवेट कंपनी के केस में बात आपकी ठीक है, हम यहाँ पे 350 ही लेंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ब्रेकअप वैल्यू ये होती है कि उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को जो नेट करके उसकी अमाउंट बन रही होती है वो होती है कि इसकी ब्रेकअप वैल्यू ये है। इस कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर आप नेट कर दें, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, 500 रुपए की चीज थी, उसमें से उसका उधार देने वाला 100 रुपए का था तो 400 बन गया, तो 400 को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दें तो उसकी ब्रेकअप वैल्यू बन जाएगी कि ये इसकी वैल्यू है एक शेयर की, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या है एक शेयर की। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ब्रेकअप वैल्यू चलती है, पब्लिक कंपनी के केस के अंदर क्या होता है, जो वो मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है फेयर मार्केट वैल्यू चल। तो बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि इस क्वेश्चन में उसकी ब्रेकअप वैल्यू ही फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए कि ब्रेकअप वैल्यू होती क्या है, ठीक है। उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज को तोड़ के जो ब्रेक करके उस कंपनी को जो ब्रेक किया जाता है उसकी नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, वो उसकी ब्रेकअप वैल्यू बन। फौरन चाहिए है, पी लूं मैं फिर? तो बेसिकली जो इसकी ब्रेकअप वैल्यू है, अब 350 का उसने बेचा तो ब्रेकअप वैल्यू ही फेयर मार्केट वैल्यू वो 350 की है। तो कंसीडरेशन हम कौन सी लेते हैं टैक्स की नज़र में? हायर। तो इन दोनों में से जो हायर होगी हम वो लेंगे। तो 2500 शेयर 350 मल्टीप्लाई बाय 2500 कितना आ गया? 8,75,000। 8,75,000 ये इसकी
है 8,75,000। 2500 मल्टीप्लाई बाय 350। पहली बात तो ये यहाँ पे हमारी क्लियर हुई, ठीक है। कॉस्ट कितनी लेनी है भाई? कॉस्ट कितनी लेनी है? 250 लेनी है कि 300 लेनी है? हैं? क्यों? उस वक्त कब? यानी कि ये तो फादर ने खरीदा था, उसने नहीं खरीदी। आप बताएं क्या लेंगे कॉस्ट? 250 के 300, इनको बोल लेने सब। बिल्कुल ठीक बात है जी, सबकी जो कह रहे हैं 250 है। हम यहाँ पे कॉस्ट वो लेंगे जिसने ट्रांसफरर ने बाय किया है। आसान तरीका याद रखने का, ट्रांसफरर ने, ये ट्रांसफरर है ना, वालिद साहब ट्रांसफरर है, जब ट्रांसफरर ने बाय किया था वो वाली हम कॉस्ट लेंगे। और ये चेंज अभी जाके हुआ है 1-2 अटेम्प्ट्स पहले, उससे पहले फेयर मार्केट ही लेते थे जब ट्रांसफर हुआ था। हाँ, इनिशियल कॉस्ट कह रहे हैं, समझने के लिए आप ये कह लें कि ट्रांसफरर ने जिसमें बाय किया था वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अब से, पहले था तो अब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो हमने जब ट्रांसफरर ने बाय किया था जितने पे, दैट विल बी इट्स कॉस्ट। तो 250 को मल्टीप्लाई करें 2500 से, 6,25,000। 6,25,000, 2500 मल्टीप्लाई बाय 250, कितना आ गया जी प्रॉफिट? गेन कितना है? 2,50,000 का टैक्सेबल गेन आ गया, गेन आ गया आपको। सवाल में उसने कहा है कि टैक्स लायबिलिटी भी बताए, टैक्सेबल गेन और लॉस बताने को बताया, कहा है ना। तो ये गेन आ गया, और ये कहाँ क्लास है, इसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? ये 2.5 लाख कहाँ लिखूंगा मैं? सफे मेन पेज पे, शक्ल पे कहाँ लिखूंगा क्वेश्चन के? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक इनकम में ये 2.5 लाख लिखूंगा। तो अगर मैं ये वर्किंग थी तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक इनकम में 250 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका पार्ट 2 पढ़े अब। What would be your answer in the first above? If 40% of the shares of RPL were held by provincial government, 48% by the British government and 12% by the investors. वो कहता कि अगर इसका ये स्ट्रक्चर चेंज होता, RPL के ये स्ट्रक्चर ना होता, बल्कि इसके 48% प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होते, ब्रिटिश 40% प्रोविंशियल के पास होते, 48 ब्रिटिश के पास होते फॉरेन गवर्नमेंट के पास, और 12% इंडिविजुअल के, तो फिर इस RPL का क्या स्टेटस होता? प्राइवेट कंपनी का इसका स्टेटस होता। तो जब प्राइवेट कंपनी का स्टेटस होता तो हम इसको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लेके जाते और सेपरेट ब्लॉक में इसको लेके ना आ जाते। तो उसका उसने वो थोड़ा सा जब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो फिर हमने देखना है कि वो किसर कहाँ पे फॉल करेगा, NTR में जाएगा। Solution given.
पेज नंबर 255 में इसका सोल्यूशन दिया है, पेज नंबर 255 पे इसका सोल्यूशन दिया है, वो निकाल लें जरा 1 मिनट। हाँ आप नहीं निकाल लें जरा, देख रहे हैं ना लिखा क्या हुआ है उसने 255 पे, चीज को प्रेजेंट कैसे किया है उसने। टू 255 पे इसका सोल्यूशन चेक करें, 250 आता है और ये NTR आएगा। तो इसको देखिए जरा इसने प्रेजेंट कैसे किया है। सबसे पहले पार्ट को उसने एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में किया है, सारी वही चीज 875 माइनस 625 250, और रीजन फॉर बीइंग पब्लिक कंपनी उसने कहा था ना ऊपर कि आपने पब्लिक कंपनी की रीजन बतानी है, तो हमने वो भी बता दी, ठीक है। और दूसरे में देखिए उसने कहा है कि इसको आप नॉर्मल टैक्स रेट्स के ऊपर लगाएंगे, और उसके आगे उसने लिख दिया है रीजन फॉर बीइंग प्राइवेट कंपनी। तो रीजन बताना जरूरी है, अगर हमने तो वर्बली डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे नहीं बताई थी, तो अगर रीजन नहीं बताएंगे तो वो हमारे नंबर काट सकता है, ठीक है। तो रीजन का बताना जरूरी है। तो ये इसका सोल्यूशन है यहाँ पे। अब इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। ओहो, ऐसे नहीं होना, बिहार में मारो इसे। एक और इसकी एग्जांपल करनी है जरा, कह रहे जरा, या जरा बुक दिखाइएगा। ये जो हम क्वेश्चंस करते हैं ना, इसके ऊपर टिक लगा लिया कि नहीं कर लिए। यार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है, ये सारा, ये जरा इसकी तस्वीर भेज दो क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की नहीं, वो आपको भी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको, उसको देख ले जरा। आप लोगों के पास भी है बुक ये वाली? क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, उसकी तस्वीर भेज दें ग्रुप में, तस्वीर खींच के आप अपने ग्रुप में भेज दें। ये बॉयज में ये पट्टियां किसकी हुई हैं? ये तस्वीर के ऊपर
जी आ गया सबके पास क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन आ गया भी सबके पास? आप लोग उधर भी भेजोगे? आ गया? नहीं, ये आपने मेरे ख्याल से कोई और भेज दिया है। नहीं नहीं, आपने ठीक भेजा है, ठहरे मैं उधर भेजता हूँ। HD वाली पिक है तो वो चलें। अब आपको मेरे क्वेश्चन भेजा है, वो देखें। जी सबके पास आ गया क्वेश्चन? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट इसमें है ही नहीं, खैर से अलहदा से। चलें अब हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिस्टर इब्तिसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन टैक्स ईयर 2025। आ गया क्वेश्चन सबके पास? मिस्टर इब्तिसाम हैज डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इन द टैक्स ईयर 2025। सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है? हाथ रख ले सोल्यूशन पे। शेयर्स ऑफ AB प्राइवेट कंपनी, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2020, डेट ऑफ सेल 1 जनवरी 2025, कॉस्ट 3 लाख और सेल प्रोसीड्स 9 लाख। अगर तो ये प्राइवेट कंपनी ही है, अगर ये प्राइवेट कंपनी ही है तो क्या हमें इसकी डेट ऑफ परचेज का पता होना जरूरी है? अगर प्राइवेट कंपनी है नहीं ना जरूरी। होल्डिंग पीरियड प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर तो नहीं आता। सेल का पता होना जरूरी है, कि वो भी सेल का भी इसलिए कि वो हमारे पीरियड में फॉल कर रही है कि नहीं, वरना तो डेट ऑफ परचेज का पता होना जरूरी नहीं। वो साथ वाले से पूछना है जरूरी। उधर जा रहे हो वायर कहीं पे है? क्या पढ़ रहे हैं हम? पता है कौन से क्वेश्चन पे कहां तक पहुंचे हैं? मतलब मैं तो भी शुरू में हूं, आप कहां तक पहुंच गए हो? आ जाओ वापस। शेयर्स ऑफ है 2 मिनट लगेंगे? हाँ टाइम लगेगा आने में, सही बात है। शेयर्स ऑफ GE अनलिस्टेड, ऊपर थी प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ GE अनलिस्टेड कंपनी, ये भी प्राइवेट ही हुई। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2021 और सेल 31 मार्च 2025। 30,000 का लिया और 10,000 का सेल कर दिया। शेयर्स ऑफ R लिस्टेड कंपनी, पब्लिक 18 जुलाई को लिया और 15 अक्टूबर को बेच दिया। P लिस्टेड कंपनी 20 मई को लिया और 25 अक्टूबर को बेच दिया। आगे टैरिक में क्या बात लिखी है? द डिस्पोजल इज मेड थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड इज सेटल्ड थ्रू NCC। यानी कि ये पक्के का पक्का क्या है? स्टैरिक वाले 37A में ही फॉल करेंगे। यानी कि वो अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अलावा सेटल्ड हो तो वो 37A में फॉल नहीं करेगी। तो इसने ये उसकी क्लैरिटी दे दी कि भाई ये लिस्टेड कंपनी है और ये सेटल्ड कहाँ हुए हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। देखा जो पढ़ा था, अब थोड़ा लिंक हो रहा है आपस में कि ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, ठीक है? He has also informed you that he has earned income from business of rupees 1 million during the year। 1 मिलियन की उसकी इनकम है ड्यूरिंग द ईयर। कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी 2025 की। शाबाश, खुद से कैलकुलेट करें, खुद से कैलकुलेट करें अपने अपने रजिस्टर्स में करें ताकि आपका आने का मकसद यहाँ पूरा हो। एक एक का सवाल मैंने देखना है ताकि मुझे आइडिया भी हो आप लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और क्या क्या गलतियाँ। अब तो आप लोग बड़े हो गए हैं, समझ लग जानी चाहिए सारी। ये अटेंडेंस को रख ले जरा साइड पे, पहले खुद से कैलकुलेट करें। ये जहाँ जहाँ जाएगी वो जहाँ पे सोल्यूशन ही देखना, ठीक है? करते स्टॉप।